Assalamualaikum. In this lecture, we are going to start talking about active exercise 17.7. For that, we have to discuss a bit about exponential growth and decay. तो exponential itself means कि जब एक quantity एक linearly जब वो grow नहीं कर रही होती, वो बहुत ज़्यादा like as in squares में grow कर रही है. आपका ग्राफ इस तरह से जा रहा है कि आपके पास वैल्यू अगर आज 10 थी, कल 100 है, उसके बाद अगले दिन 1000 है. तो वैल्यू आपकी लीनियरली नहीं बढ़ रही. लीनियरली क्या हो गया, अगर आपके आज 2 है, कल 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है. इसमें देखो एक एक सेम फैशन है, +2 +2 +2 का. यहाँ पर ये ग्रोथ सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा एक सेम परसेंटेज पे नहीं है, एक रेगुलर इंटरवल नहीं है. ये एक हमारे पास एक एक प्रोपोर्शन जो है वो काफ़ी लार्ज हुई जा रहा है. यहाँ पे तो हमने फिक्स किया है ना कि +2 ही होगा, तो हमें पता है अगला नेक्स्ट क्या होगा, वो 10 ही होगा. और इसके नेक्स्ट क्या होगा, 10,000 होगा या 20,000 होगा, हमें नहीं पता. तो एक एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है. इसी तरह अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है तो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल है. ठीक है. तो यहाँ पे उसने कहा है कि इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल प्रोड्यूस कर्व ग्राफ that slopes steeply up to the right. वो ऐसे जाएंगे. डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होंगे वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे. ठीक है, उतना ही नीचे आएंगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे होंगे. तो अगर हम लोगों ने कहीं पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला यूज करना हो, कहीं पे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वी आर गोइंग टू यूज y is equal to a1 plus r raised to power n. और यहाँ a जो है दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है. r जो है वो रेट ऑफ चेंज है, कितना चेंज आया रेट में, वो एक्सप्रेस हमने किस में किया, डेसिमल में. यानी कि हम इसको ये भी कह सकते थे 1/r/100, और फिर ये परसेंटेज हो जाती. तो आर जो है ये डेसिमल्स में एग्जिस्ट करता है, और फिर जो n है ये नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स के ऊपर है. तो ये सिमिलरली डिके के लिए बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है. इस चीज़ का ख्याल रखना है. एक वर्क एग्जांपल देखते हैं. $100 इज इन्वेस्टेड, यानी कि ये क्या है, ए हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है. सब्जेक्ट टू कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 8% पर annum. 8% का क्या मतलब है, अब हम इसको रेट है पर इसको हम लोग डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देंगे. 8/100 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा. दिस इज द आर. फाइंड द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट करेक्ट द नियरेस्ट सेंट आफ्टर पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि ये क्या है, एन. तो इस फॉर्मूला में हमने इसको ऐड कर दिया, और 101 + 0.8 रेज़्ड टू पावर 15. हमारे पास जो आंसर आया, इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो थी वो कितनी है, 317.22, यानी नियरेस्ट सेंट में जो हमने लिखना था. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द वैल्यू ऑफ अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम डिप्रिशिएट्स. डिप्रिशिएट का क्या मतलब होता है, डिक्रीज करना, या एप्रिशिएट का मतलब होता है एक इंक्रीमेंट में. तो डेप्रिशिएट का मतलब डिक्रीज में. बाय 30% इसका मतलब 0.3 रेट है. इफ इट कॉस्ट 1200 न्यू एज एन ओरिजिनल ए, यानी कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, व्हाट विल बी वर्थ इन 2 years टाइम, यानी कि ये एन होगा हमारे पास. अब इस वाले फॉर्मूला के अंदर हम पुट कर देंगे तो वैल्यू जो 2 साल बाद होगी वो ये वैल्यू होगी $588. क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो ऑलरेडी पिछली वाली हमारी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 1200 होगी, जो न्यू वैल्यू आएगी वो उससे डिक्रीज कर चुकी होगी. Okay, now look at question number 1. Question number 1 says the exercise 17.7 की ना. The human population of Earth in August 2010 was estimated to be 6.859 billion people. In August 2009, उससे पिछले साल, the population grew at a rate of 1.13%. Assuming the growth rate continues, estimate the population of the world in August of 2015, 2020 and 2025. अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. वैल्यू इज इक्वल्स टू A1 + r⁻n. ठीक है. अब अगर हम लोग 2015 की बात करें, सबसे पहले 2015 की, तो पहले अगर हम लोग रेट को देखें,
1 सेकेंड। ठीक है, उसने कहा ग्रोथ रेट 1.13% है, 6.859 ऑलरेडी पीपल थे। अच्छा देखो, और अगर हम लोग ए पार्ट में देखें 2015 में, तो इसका मतलब क्या है कि एन जो है वो हमारे पास क्या होगा, 2015 में से हम लोग माइनस कर देते हैं 2010 को, तो कितने कितने ईयर्स हो गए, 5 ईयर्स हमारे पास आ गए। और उसके बाद अगर हम लोग, ठीक है 5 ईयर्स आ गए, तो हम इसको इसमें पुट करते हैं, P इज इक्वल टू यानी पॉपुलेशन वैल्यू, ठीक है, P पॉपुलेशन के लिए मैंने लिखा, ओरिजिनल क्या था 6.859, 1 प्लस 1.13 को डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो यू आर गोइंग टू गेट 1.13 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल में हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0113, ठीक है। तो 1 प्लस 0.0113 रेज टू पावर 5, तो ये हमारे पास p इज इक्वल्स टू 6.85, चलो इसको बस अब कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कर लेती हूँ, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 6.859, 1 प्लस 0.0113 रेज टू पावर 5, मेरे पास आंसर है 7.255, ठीक है। तो 7.255 जो है बिलियन लोग, बिलियन पीपल थे ए में, मतलब 2015 में थे। अब 2020 की बात करते हैं, तो 2020 में अगर हम लोग देखें तो एन हमारे पास क्या है, 2010 फाइंड करने के लिए 2020 में से हम लोग इसको माइनस करेंगे अगस्त 2010 को, तो 2010 माइनस करेंगे तो कितने ईयर्स आ रहे हैं, 10 ईयर्स आ रहे हैं। अब हम लोग दोबारा से पॉपुलेशन फाइंड करेंगे, 6.859, 1 प्लस 0.0113 रेज टू पावर 10, ठीक है। सारा क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, बस आपने फाइनल आंसर को ईयर्स को चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है 7.675 बिलियन पीपल। इसी तरह अगर हम लोग सी पार्ट करेंगे, उसमें 2025 है, तो उसमें कितने ईयर्स हो रहे हैं, 15 ईयर्स, तो वही रहेगा, पी वही फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू 6.859, 1 प्लस 0.0113 रेज टू पावर 15, तो पी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 8.118 बिलियन, 8.118 बिलियन पीपल इन 2025, ओके। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2, in 2010 there were an estimated 1600 giant pandas in China. Calculate the likely panda population in 2025 if there is an annual growth in the population of 0.5%, an annual decline in the population of 0.5%, okay। तो इसका मतलब हम अब हमने दोनों वाले फॉर्मूलाज यूज करना है, 0.5 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.005, ठीक है। तो अगर हम लोग ए पार्ट देखें जिसके अंदर हमारे पास ग्रोथ हो रही है, यानी कि पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1600 जो कि ओरिजिनल हमारे पास जाइंट पांडास थे, 1 प्लस रेट क्या है हमारे पास 0.005 रेज टू पावर एन, क्योंकि एन कितना होगा 2025 से 2010 की बात है, कितना फर्क आ रहा है 15 ईयर्स का, ठीक है। इसको कर भी लेते हो बेशक, 2025 माइनस 2010 वर्सेस 15 ईयर्स, ओके। तो रेज टू पावर 15 हो जाएगा। अब इसका आंसर निकालते हैं, 1600 1 प्लस 0.005 रेज टू पावर 15, वी आर गेटिंग 1724 पॉइंट। अब क्योंकि जॉइंट पांडास हैं वो डेसिमल में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो हम 1724 पांडास लिख रहे हैं, सही है, नियरेस्ट मैंने कर दिया है। बी पार्ट के अंदर अब हम लोगों ने पॉपुलेशन डिक्लाइन में लेनी है, तो अब हम लोगों ने फॉर्मूला 1 माइनस आर रेज टू पावर एन लेना, बाकी 1600 1 माइनस 0.005 उतने ही डिक्लाइन भी है, तो बस फॉर्मूला में फर्क आएगा और कुछ भी नहीं है, बाकी वैल्यूज वैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे और कैलकुलेटर में सब पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। मेरे पास आंसर आ रहा है 1484.1, तो मैंने उसको 1484 पांडास कर दिया।
तो यानी ओरिजिनली क्या थे 1600, अगर 0.5% इंक्रीज होता है तो वो 1724 पांडास बन जाएंगे, और अगर वो 0.5% डिक्लाइन होता है तो उसमें 1484 पांडास बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 is done over here. Now look at question number 3. A population of microbes in a laboratory doubles every day. At the start of the period, the population is estimated to be 1,000,000 microbes. Copy and complete this table to show the growth in the population. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ निकालनी है हम लोगों ने। 0 डे में 1 मिलियन माइक्रोब है, सेकेंड डे में हमारे पास 2 मिलियन माइक्रोब है, थर्ड डे पे सेकेंड डे में 0 डे पे 1 मिलियन, 1 डे पे 2 मिलियन, 2 डेज पे 4 मिलियन, थर्ड डे पे कितने हो गए, उस जगह डबल होती है, यानी कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो हम लोग इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a is equals to 1 plus r/n वाला। सही है, पर अगर इसको वैसे भी देखा जाए कि इससे डबल होगा ना, तो अभी 4 है तो 4 से डबल क्या होगा 8, 8 है 8 से डबल क्या होगा 16, 16 का डबल क्या होगा 32, 32 का डबल क्या होगा 64, 64 का डबल क्या होगा 128, 128 का डबल क्या है 256। तो उसने कहा ना हर रोज डबल हो रहा है, तो हम वो वैसे भी कर सकते हैं सिंपली। ड्रॉ ग्राफ टू शो द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ओवर 8 डेज। अच्छा मैं ये समझा देती हूँ इस ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है, देन यू कैन ड्रॉ इट ऑन योर ओन। ठीक है, ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास ये टाइम और डेज है ना, इसको हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे और इसको हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास टाइम है डेज में, यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है नंबर ऑफ माइक्रोब्स है मिलियन में। एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन मिलियंस। अब डेफिनेटली हम लोग जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिखा सकते, 256 वैल्यू जो है हमारे ग्राफ पे यहाँ पे बनी हुई है, पर हम ये शो नहीं करा सकते अपने ग्राफ पे। तो हम लोगों ने उसने उसने कहा ड्रॉ द ग्राफ टू शो इन द पॉपुलेशन ओवर 8 डेज। तब हम लोग इसको जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, तो हम इसको एग्जैक्टली शो नहीं करवाएंगे, लेकिन हम एक आइडिया दे देंगे कि हम लोग किस तरह से ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो डेज जो है वो 8 डेज तक हम लोग इजीली बना लेंगे। ये दिस इज गोइंग टू बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज को बनाना तो कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं प्रॉब्लम यहाँ पर कि अब हम लोगों ने ग्राफ वाई एक्सिस पे कैसा लेना है। ठीक है, मैं अगर कहती हूँ मैंने 5 का ग्राफ लेना है, तो मेरे पास 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। मैं इसको कहाँ तक लेकर जाऊँ, 40 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, क्या मैं 256 तक लेकर जा सकती हूँ? पॉसिबल नहीं। अगर मैं 10 का ग्राफ लूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 110 100, पहले फिर 110, सोचो, फिर 120, फिर 130, कि मेरे पास एक वैल्यू आएगी 1 और 2 इधर। ठीक है, इस छोटे से एरिया में 1 2 4 भी इधर ही आएगी, 8 भी इधर आएगी, 16 इधर आएगी, फिर 32 इधर जाके आएगी, 64 इधर जाके आएगी, और 128 उतना ही दूर जाके आएगी, यानी यहाँ तक आएगी 128। उसके बाद 256 के लिए मुझे इससे भी ज्यादा आगे जाना पड़ेगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी सही नहीं है। इंस्टेड मैं क्या करती हूँ, क्योंकि हमारे पास हम लोग ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, हम लोग ये सारा कुछ शो नहीं करा सकते,
तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम कहाँ तक दिखा सकते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेस बना लें। जैसे मुझे लग रहा है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि 60 तक कर लेते हैं, ठीक है, इतना सेंसिबल लग रहा है। उसके ऊपर हम लोग करें, चलो 70 तक कर लेते हैं, 64 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। उसके ऊपर करना यानी कि 7th और 8 को कंसीडर करना इज नॉट पॉसिबल अभी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल गैप्स के साथ 10, 20, 30, 40, 50, 60 and then this is going to be 70, 60, 50, 40 and this is 30। अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। अब मेरी बात सुनो, मुझे पता है बहुत एक्यूरेट प्लॉट नहीं हो सकता, इट्स ओके okay। देखते हैं, 0 डे पे 1 माइक्रोब था तो बिल्कुल एंड पे नीचे होगा, ठीक है। 1 डे पे 2 माइक्रोब था तो यानी थोड़ा सा ऊपर होगा। 2 डेज पे 4 था तो यानी दरमियान में ऑलमोस्ट करीब होगा। 3rd डे पे 8 था यानी कि 10 से थोड़ा सा भी नीचे ही होगा। 4th डे पे 16 पे था यानी कि 10 और 20 के दरमियान में थोड़ा सा 20 की तरफ। ये 4 हो गया। 5 में क्या है, 32 के पास, यानी कि ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर। थोड़ा सा मैं एस्टिमेट कर रही हूँ इस टाइम। 6 पे जो है वो 64 है, यानी कि वो इधर है, इधर बन रहा है हमारे पास। अब 7 और 8 के लिए मैं शो नहीं करा सकती, तो वो इन्फिनिटी पे चला जाता है, ठीक है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी। और अब मैं क्या करूँगी, मैं कलर चेंज करती हूँ, मैं इसको लाइट ब्लू कर देती हूँ और ये मेरा ऐसा जो है वो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। नहीं ड्रॉ करना प्लीज, मेरी तरह नहीं, ऐसे उसको इन्फिनिट, इसको इस एरो इस क्रॉस से भी ऊपर लेके जाना है, ठीक है, ताकि शो हो कि ये इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया कि हमने ग्राफ भी जो है वो ड्रॉ कर लिया। फिर नेक्स्ट उसने कहा है ड्रॉ यूज द ग्राफ टू डिटरमिन द माइक्रो पॉपुलेशन आफ्टर 2.5 डेज एंड 3.6 डेज। ठीक है, 2.5 डेज समवेयर ओवर हियर, इधर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और हम यहाँ से इसको रीड करें, मुझे लग रहा है ये तकरीबन 7 डेज तक जा रहा है, 6.5 डेज, 6.5 मिलियन माइक्रोब्स। तो इतना एक्यूरेट तो नहीं आंसर आ रहा मेरा, पर मैं एक अंदाजा लगा रही हूँ कि मेरे पास जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी 6.5 मिलियन माइक्रोब्स। ओके, करेक्ट नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो, पर मुझे लगता है ये 6 तक जा रहा है, 6 तक, ठीक है। 3.6 डेज देखते हैं, 3.6 डेज इधर तक आएंगे। ये मुझे लग रहा है तकरीबन तकरीबन 10 है, 11, 12 मिलियन, ठीक है। जैसे लगता है ये 12 मिलियन है, 12 मिलियन माइक्रोब्स है। हो सकता है ये आंसर मेरे दोनों करेक्ट ना हो। जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपके पास यहाँ पे डैशेस के साथ होगा, यू कैन इजीली सी क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन माय रफ ग्राफ मुझे ये आंसर मिल रहा है। डी पार्ट says use the graph to determine how long will it take to reach to take the will take the microbe population to reach 20 million। अच्छा, 20 मिलियन हमने बनाना है, तो इसको सोचते हैं, इसको देखते हैं एक सेकेंड। अभी हम लोग कितने मिलियन बना रहे हैं, 256 मिलियन। इसके बाद सोचो 256 के बाद क्या होगा, 256 के बाद 512 होगा, ठीक है। 256 इंटू टू 512, 512 इंटू टू, उसके बाद आएगा 1024, 1024 इंटू टू 2048। 2048 मीन्स कि हम 20 मिलियन से ऊपर चले गए हैं, सही है। तो इट विल टेक 3 to 4 more days, 3 to 4 more days। तो माइक्रो पॉपुलेशन जो है वो
हमारे पास 2048 तक इस तरह से पहुंच जाएगी। सही है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। वैसे जैसे ये जो यूज द ग्राफ ये वाला जो है ना इस तरह का कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये रेयरली क्वेश्चन आता है इस तरह का। इतना टफ क्वेश्चन एग्जाम में आई डोंट थिंक सो आता भी है। Question number 4 says this graph shows how a radioactive substance loses its radioactivity over a time. ये probably आप फिजिक्स में भी पढ़ना है। रेडियो का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमारी हाफ लाइफ होती है जो कि एक्सपोनेंशियली डिके कर रही होती है। The half life of a substance is how long it takes to decay to half of its original mass. What is the half life of this substance? देखते हैं उसके पास अभी वो कितने ग्राम्स का है, 100 ग्राम्स का, तो यानी इसका हाफ क्या होगा, 50 ग्राम्स। तो हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। 50 ग्राम से 50 ग्राम से यहाँ तक हमने लाइन क्रॉस की बिल्कुल स्ट्रेट, और ये इधर तक जाती है। ठीक है, सही है। अब हम लोग एस्टिमेट करते हैं। ये हमारे पास 6 होगा, 7 8 9 को 6 7 8 9। So this shows about 6.5 minutes। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है what mass of the substance is left after 20 minutes। आफ्टर 20 मिनट्स हमारे पास कितना मास रह गया है। इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राफ मुझे लग रहा है तकरीबन दिस इज 12 14 16 18 12 होगा, ये 10 12 14 16 एंड 18। तो आई थिंक दिस इज 12 ग्राम या 13 ग्राम्स। 12 to 13 ग्राम जो है ये हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 AB is done। Question number 5. Okay, give me a second. Miss Singh owns a small business. She borrows this much from the bank to finance some new equipment. She repays the loan in full after 2 years. If the bank charged her compound interest at the rate of 21% per annum, how much did she repay after 2 years? So, अब ये जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का भी साथ में थोड़ा सा वो डिस्कस कर रहा है। बट रिमेम्बर हम लोगों ने उसको, उसने एकदम से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जिसकी वजह से हम लोग जो है उसने रीपे भी कर दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स फाइंड इट। वैसे ये वाला फॉर्मूला सिमिलर ही है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, क्योंकि उसमें भी हम लोग यही चीज़ कर रहे हैं। देखो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला क्या था, एफ वी इज इक्वल्स टू, यानी एफ इज इक्वल टू जो फ्यूचर वैल्यू या फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 + r/100 डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला था ना कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब हम लोग फॉर्मूला जो कर रहे हैं हमने उसमें कहा है कि वो फॉर्मूला है जैसे वैल्यू इज इक्वल्स टू ए 1 + r⁴n, पर r जो है वो डेसिमल्स में होना चाहिए, तो r/100 इज r, उसको डेसिमल में कर दो। तो खैर हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वैल्यू इज इक्वल्स टू ए 1 + r⁴n। अब क्या है हमारे पास, ए वैल्यू हमारे पास 18500, 1 + 0.21, 21 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.21 आएगा, और r⁴ कर देंगे। ठीक है, इसको अब कैलकुलेटर में पुट करते हैं। द आंसर आई एम गेटिंग इज $27 $27085.85। तो ये इतना उसने रीपे करना है। दैट्स इट, बस इतना सा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 इज द वैल्यू ऑफ अ कार डिप्रिशिएट्स, यानी डिके करता है each year by 8%. A new small car is priced at this is original price.
How much will this car be worth in 1 year, 3 years, 8 years, n years? ये पार्ट करते हैं। तो हमारे पास हर साल वो डिप्रिशिएट हो रहा है। 8/100 is 8/100 is 0.08. Okay, so the formula we are going to use is a 1 minus r raised to power n. ठीक है, और वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पे। वैल्यू इज इक्वल्स टू ए, हमारे पास क्या है, ओरिजिनल प्राइस इज 1100, 1 minus 0.08 raised to power 1 year। 1 year होगा तो 1 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 1100,000, सॉरी 11,000, 1 minus 0.08 raised to power 1. The answer I'm getting is $10,120.00। तो ये प्राइस होगी उसकी 1 ईयर में जब डिप्रिशिएट हो जाएगा। सेकेंड ईयर में उसकी क्या होगी, थर्ड ईयर में, सॉरी, 1 minus 0.08 raised to power 3। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, वही फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारे पास आंसर आएगा $8,565.57। सी में उसने कहा 8 years, तो क्या वैल्यू बन जाएगी 11,000, 1 minus 0.08 raised to power 8। तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज $5,645.41। डी पार्ट इज वैल्यू आपने फाइंड करनी है 11,000, 1 minus 0.08 raised to power n। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो 1 minus 0.08 is 0.92, तो 11,000 0.92 raised to power n। इस तरह से हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। बस, तो हम उसको n ईयर्स को सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से पूरा हो जाएगा। ओके, question number 7, Nils invest his savings in an account that pays 6% interest compounded half yearly. If he puts 2,300 into his account and leaves it for 2 years, how much money would he have at the end of the period? Okay, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6% हमारे पास पर हाफ ईयर है, यानी 6% एवरी 6 मंथ्स के बाद वो लग रही है। यानी कि अगर 6 मंथ्स के बाद 6% लग रही है मंथ, फिर दोबारा 6 मंथ्स के बाद 6% लग रही है, तो यानी 1 ईयर पे कितनी लग रही है, 12%। ठीक है, तो हाफ ईयर का अगर हम लोग रेट करें, हाफ ईयर के ऊपर हमारे पास 0.06 लग रही है। पर कितने पीरियड्स है, 2 ईयर्स है ना, तो इसका मतलब है 4 ईयर्स, 4 पीरियड्स जिसके अंदर हमारे यूज हो रहे हैं, 4 ड्यूरेशंस कह लो, पीरियड्स कह लो। तो अब हम लोग इसको फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल्स टू a1 plus r raised to power n। तो a क्या है हमारे पास 2,300, 1 plus r हमारे पास 0.06 है, raised to power 4, क्योंकि 4 वो डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2,300, 1 plus 0.06 raised to power 4, तो मेरे पास आंसर आ रहा है $2,903.69। यानी कि इतना जो है, ये बैलेंस जो है ये इसके पास एंड होगा एट द एंड ऑफ दिस इंटायर पीरियड, और 2 ईयर्स। ओके, 2 साल का हम लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हाफ ईयरली जो है उसका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, it says the total population of a European country is decreasing। decreasing का मतलब हम लोगों ने डिके वाला फॉर्मूला यूज करना है, x is equals to a1 minus r raised to power n at a rate of 0.06। in 2014 the population of the country was this much people। what is the population likely to be in 2020 if it decreases at the same rate? ठीक है, 2014 से 2020 में कितने ईयर्स का गैप है, 6 ईयर्स का गैप है। ठीक है,
ओरिजिनली क्या है 7.4 मिलियन, ठीक है। 1 माइनस 0.006 कर लेते हैं। एक मिनट, 0.6 डिवाइडेड बाय 100 करते तो क्या आंसर आता है? 0.006 आता है। मैंने 06 क्यों लिखा? ठीक है, रेज टू पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा? 7.41 माइनस 0.006 रेज टू पावर 6। तो हमारे पास आंसर आएगा 7.135756 मिलियन। इतनी पॉपुलेशन होगी अगर 2020 में इसी रेट से डिक्रीज किया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू ड्रॉप बिलो 7 मिलियन पीपल? अब सवाल थोड़ा डिफरेंट है। उसने कहा कितना टाइम लगेगा, हमने एन फाइंड आउट करना है। यानी हमें पता है 7.4 है, ठीक है। और हम चाहते हैं 7 से बिलो वैल्यू आए। तो 1 माइनस, अब हम लोग को रेट भी हम लोगों ने, रेट आई थिंक यही लगेगा, ठीक है, रेट यही है। तो हम लोगों ने एन कहना है, फाइंड आउट करना है। एन इस सेंस में फाइंड करना है कि जो 7 है, 7 मिलियन से वैल्यू ग्रेटर ना आए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इधर रेज़ टू पावर एन है ना, तो ये तो लॉग लगाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, और लॉग्स अभी हमने पढ़े नहीं है। चलो लेट्स सी हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं अभी इसके ऊपर। रेज़ टू पावर एन, 7 डिवाइडेड बाय 7.4। अगर ये एन से हो रहा है तो इसको हम रेज़ टू पावर इतने एन से कर देते हैं दोनों तरफ। So n will be subtracted. We cannot find exact hours until unless we are aware of the logs, ठीक है। इसको log से करा देती हूँ अभी, पर ये log से क्वेश्चन करने वाला है। चलो इसको तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस 0.006 को मैं लिख देती हूँ 0.994। इसको इरेज करती हूँ, 0.994, ठीक है। और 7 डिवाइडेड बाय 7.4 इज गोइंग टू बी, डेसिमल्स में वैल्यू आ रही है, तो 0.994 रेज़ टू पावर n is equals to 0.9459 एंड सो ऑन। और इसको इसको ख़त्म करने के लिए हमें n फाइंड आउट करने के लिए हमें log लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 7 और 7.4 भी रहने दूँ, जब मैं यहाँ पे log लगाऊंगी तो ये n इधर चला जाएगा, इधर भी log लग जाता है, ठीक है। मैं लगा रही हूँ, हालांकि अभी ये सवाल नहीं होगा, मैं यहाँ से कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। n ln 0.994 ln 7/7.4। तो अब जो है ये ln, हम लोग इस n को इधर रहने देंगे और ln इधर भी चला जाएगा। ln 7/7.4 डिवाइडेड बाय ln 0.994। इसको कैलकुलेटर में एज इट इज पुट भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय ln 0.994, तो मेरे पास आंसर आ रहा है n 9.2338। इसका मतलब है कि इससे ज्यादा लगेगा, 9 इयर्स से ज्यादा लगेगा, मोर देन 9 इयर्स, ठीक है। तो उसने कहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू ड्रॉप बिलो 7 मिलियन पीपल? तो मोर देन 9 इयर्स विल बी द आंसर सफिशिएंट, या फिर 10 इयर्स भी कहा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, a colony of bacteria grows 5% by every hour, यानी कि 0.05%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कॉलोनी टू डबल इन साइज? कॉलोनी को कितना टाइम लगेगा
कि वो अपनी साइज से डबल हो जाए। ओके, लेट्स फाइंड दिस आउट। 1 प्लस और रेज टू पावर n, ओरिजिनल हमें नहीं पता। 0.05 रेज टू पावर n, और हमें बस ये पता है कि वो डबलिंग हो रही है। हम्म, इसको 1.05 n लिख देती हूँ। मुझे एक काम करती हूँ, ठीक है, एक सेकंड। कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब है कि ये इतना जो होगा ये 2 टाइम्स डबल होना चाहिए ना साइज से। तो हमें उसने ए तो फाइंड करने को कहा ही नहीं, तो हम ए को रिमूव भी कर देंगे तो उसका कोई इशू नहीं। हमें इस एन को फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा कि वो डबल इन साइज हो जाए। इसमें मैं आई थिंक लॉग ही लग रहा है। ln 1.05 रेज टू पावर n इज इक्वल टू ln 2। n इधर चला जाएगा, n ln 1.05 इज इक्वल टू ln 2। तो n इज इक्वल टू ln 2 ओवर ln 1.05। तो ln 2 डिवाइडेड बाय ln 1.05, तो हमारे पास आंसर आएगा 14.2। तो यानी 14.2 आवर्स लगेंगे उसको। इसको मिनट्स में भी लिखा जा सकता है। 14 आवर्स एंड XYZ मिनट्स, वो मिनट्स आप खुद भी निकाल लेना, ठीक है। उसको बस 60 से ही हम लोगों ने देखना होता है ना। तो बस इस तरह से जो ये एक्सरसाइज है यहाँ पे ये फिनिश हो जाती है। दैट इज इट, ठीक है। ये लॉन्ग 8 और 9 क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो अभी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि लॉग्स अभी नहीं पड़े हुए।